नमस्कार, स्वागत है आपका यात्री के फ्लैशबैक में, जहां यात्री पलट रहा है अपने नाटकों के इतिहास के पन्ने। किसी भी सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास छुपा होता है, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, निर्देशक हो या संगीतज्ञ। उसी तरह एक नाटक के पीछे भी एक इतिहास छुपा होता है। बल्कि मैं तो कहूँगी कि नाटक के पीछे दो इतिहास छुपे होते हैं, एक नाटक के मंचन से पहले और दूसरा नाटक के सफलता के बाद। और इस शो में हम इन दोनों इतिहासों की बात करेंगे। शुरुआत करेंगे यात्री के सबसे पहले नाटक से, एक था गधा, जो 1979 में पहली बार मंचित हुआ था। इस नाटक ने यात्री की यात्रा को एक नई ऊंचाई दी। मैं दिव्यानी रतनपाल आपका स्वागत करती हूं यात्री के फ्लैशबैक पे, जहां यात्री पलट रहा है अपने नाटकों के इतिहास के पन्ने। जी हाँ, हर एक नाटक के पीछे दो इतिहास होते हैं, एक नाटक के मंचन से पहले और दूसरा नाटक के सफल होने के बाद। और हम उन दोनों इतिहास की बात करेंगे श्री ओम कटारे जी से। ओम कटारे जी यात्री के निर्माता हैं। इन्होंने अपने यात्री के काल में 100 से ज़्यादा नाटकों का मंचन किया है, 3000 से ज़्यादा शोज़ किए हैं और 2000 से ज़्यादा एक्टरों को मंच पर आने का मौका दिया है। आज हम इनसे बात करेंगे इनके सबसे पहले नाटक एक था गधा की, जो 1979 में पहली बार मंचित हुआ था। आज हम जानेंगे कैसे उस नाटक से यात्री ने अपनी सफलता की यात्रा शुरू की। तो चलिए बात करते हैं श्री ओम कटारे जी से। नमस्कार ओम जी। नमस्ते। तो हम बात करेंगे एक था गधा की, जो आपका सबसे पहला नाटक था। जी, शुरुआत करते हैं, आपको ये नाटक कैसे पता चला? दरअसल उन दिनों एक मैगजीन आती थी टाइम्स ऑफ इंडिया की, धर्मयुग। उसमें नाटक 3 पार्ट में छपा था। पहली बार कोई नाटक किसी मैगजीन में छपा था और मैंने जब पढ़ा इसको तो मैं समझ लीजिए इतना बेचैन हो गया कि मैंने कहा कि इस नाटक को तो मुझे खेलना ही चाहिए, और इस नाटक से अच्छी शुरुआत किसी भी थिएटर कंपनी की नहीं हो सकती। शरद जोशी जी, जो कि उस नाटक के लेखक थे, वो उन दिनों भोपाल रहा करते थे और गाहे बगाहे वो बम्बई में आते थे, क्योंकि वो कुछ फिल्में सीरियल लिख रहे थे। तो मानसरोवर होटल है बांद्रा में, वेस्ट में, वहाँ वो रुकते थे। तो मैंने उनसे संपर्क किया और मिला मैं उनसे, और मैंने उनसे कहा कि मैं ये आपका अद्भुत नाटक करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बिल्कुल समझ लीजिए शुरू में बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, हम जानते नहीं आपको, और अभी मैं इसकी परमिशन नहीं दूंगा। उनका कहना भी ठीक था, क्योंकि एक लेखक, इतना मशहूर लेखक, डेफिनेटली कोई भी लेखक ये चाहेगा कि उसका लिखा हुआ नाटक सही हाथों में पहुंचे। हम लोग नए थे, क्योंकि उनका एक और नाटक है अंधों का हाथी, वो एक मजमा थिएटर ग्रुप हुआ करता था, जिसमें ओमपुरी साहब और नसरुद्दीन शाह जी और बहुत सारे लोग थे, वो खेल रहे थे। तो उसके कंपैरिजन में हम लोग एकदम नए थे। बट मैंने उनको कई सारी बार नाटक के बारे में बताया, उसकी चर्चा की, और समझ लीजिए मैं नाटक पढ़ के उसको ब्लॉटिंग पेपर की तरह पूरी तरह से सोख किया था, और मैंने उसके संवाद याद कर लिए थे। और मैंने जब उनको उसके बारे में बताया तो वो इस बात के लिए तैयार हुए कि अच्छा, मैं रिहर्सल देखूंगा तब बताऊंगा। सो समाव रिहर्सल शुरू हुई। अखिल मिश्रा हमारे एक मित्र हुआ करते थे, वो उसको डायरेक्ट कर रहे थे, और रिहर्सल देखने के बाद उन्होंने काफ़ी अपने सुझाव दिए, और इस तरह नाटक की शुरुआत हुई। और 79 में हम लोगों ने इसको 16 जनवरी 79 में पहली बार पृथ्वी पर मंचित किया। उन दोनों पृथ्वी पर आपको बताएं कि टिकट बेचने की परमिशन नहीं थी, और किराया भी बहुत ना के बराबर था, और सारे कलाकार नाटक ख़त्म करने के बाद झोली फैलाकर वहाँ खड़े हो जाते थे जहाँ से दर्शक निकलते हैं। उस झोली में जो पैसा दर्शक अपनी श्रद्धा के हिसाब से डालता था,
वही हमारा कलेक्शन होता था। तो पहली बार एक था गधा का शो ख़त्म होने के बाद मैं नवाब की ड्रेस में, कॉस्ट्यूम में, और बहुत सारे कलाकार सब वहाँ खड़े थे, तो जो उस झोली में पैसे पड़े थे वो 240 रुपये थे। ऐसे एक था गधा की शुरुआत हुई जी। बट बहुत चुनौती रही, बिकॉज शुरू से एक था गधा बड़ी कास्ट का प्ले था, म्यूज़िकल प्ले था, और ना तो हमारे पास म्यूजिशियंस के लिए पैसे थे, ना समझ लीजिए उसके कॉस्ट्यूम के लिए पैसे थे, न चाय पीने तक के लिए पैसे नहीं थे। तो हर लेवल पे ये चैलेंजिंग था, क्योंकि इतने सारे कलाकारों को जमा करना बगैर पैसे के, लेकिन एक पागलपन, एक ज़िद थी, और सब लोगों ने सहयोग किया और ये मंचित होना शुरू हुआ। जी। और इस नाटक का मंचन आपने अपने गांव में भी किया है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हाँ, हुआ ये कि उन दिनों हम लोगों के शोज़ बहुत कम हुआ करते थे, तो मैं 15 दिन के लिए घर गया हुआ था। मैं मध्य प्रदेश में एक छोटी सी जगह है दतिया, वहाँ था। तो हमारे जो साथ में जो लोग कॉलेज के लोग या स्कूल में जो नाटक किया करते थे, वो सब दोस्त जमा हुए। उन्होंने कहा कि जब इतने दिन के लिए आए हो तो कुछ करो। तो मैंने कहा यार मेरे पास तो एक ही नाटक है, एक था गधा, अगर उसकी स्क्रिप्ट तो मिलाया नहीं। तो किसी ने धर्मयुग में से कुछ उसके 2 पार्ट ढूंढे। अब पहला पार्ट मिला नहीं, दूसरा तीसरा पार्ट मिल गया। और फिर मैंने कहा कि अच्छा कुछ सोचते हैं। तो मैंने अपनी याददाश्त को थोड़ा ताज़ा किया और मुझे नाटक याद था, तो मैंने किसी को बिठाया और बोल के फर्स्ट पार्ट पूरा लिखाया। उसके बाद मंचन हुआ और वहाँ पहली बार, मतलब जब से मैं बम्बई आया था, पहली बार लोगों ने मुझे मंच पर देखा और बहुत सफल मंचन था और बहुत ही यादगार मंचन था। मतलब वो समझ लीजिए अभी तक लोगों को याद है, जब भी मैं वहाँ जाता हूँ कि आपने वो नाटक किया था। उसके कलाकार भी मिल जाते हैं, बताते हैं। बैक टू बम्बई, एक था गधा की जो रिहर्सलें थी, एक था गधा अगर जिन लोगों ने भी देखा होगा, जो लोग भी जानते होंगे, एक था गधा एक ऐसा प्ले है जो अपने आप में बहुत ही ठोस प्ले है, बहुत ही संपूर्ण प्ले है। उसका कंटेंट, उसके संवाद, उसका जो कह लीजिए कि राइटर जो कहना चाहता है वो बहुत क्लियर था। और इतनी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट थी कि उस नाटक ने हमको, या उसके डायरेक्टर ने हमको ये बताया कि अगर आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट है तो आपकी बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, दर्शक जुड़ जाते हैं। तो उस नाटक को समझाने के लिए अखिल मिश्रा जी ने मुझे, सिंस मैं उसमें नवाब का रोल कर रहा था, मुख्य भूमिका थी, और उसमें करीब 8 से 10 सोलोलोकी मेरी थी। तो अखिल मिश्रा जी उन दिनों हम लोगों को पृथ्वी थिएटर पर रात को शो ख़त्म हो जाने के बाद रिहर्सल करने की परमिशन मिल जाती थी। वहाँ जो मैनेजर थे उन्होंने कहा था कि तुम कर सकते हो 2-3 घंटे। तो हम रात भर रिहर्सल करते थे और सिर्फ अपनी सोलोलोकी जो है वो बार बार बोलते थे। वो इतनी बार बोलते थे कि जब तक उनको ये नहीं लगता था कि ये सोलोलोकी अब ठीक होने लगी है तो दूसरी तरफ पढ़ते थे। तो इतनी विग्रस रिहर्सलें हमने उस नाटक की, जो अपनी स्वयं की हैं, कि छोटी छोटी माइन्यूट सी चीज़ें, कॉमा कैसे लगता है बोलने में, फुल स्टॉप कैसे लगता है, एक्सक्लेमेशन कैसे लगता है, ये सब उन्होंने समझाया। जी। इतने साल पुराना नाटक है लेकिन अभी भी कुछ न कुछ संवाद उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। जी, और हम आपसे वो संवाद बुलवाएंगे भी। पर एक बात बताइए, आपने इतने सारे संवाद इसमें बोले हैं, तो अखिल मिश्रा आपसे चाहते क्या थे, और ये एक अभिनेता के लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल था जो आपने नवाब का प्ले किया? देखिए, थिएटर जो है ना, थिएटर के बारे में एक बहुत ही फेमस स्लोगन है, थिएटर इज नथिंग बट स्पीच। जब आपका बोलना ठीक होता है तो आप, जो लोग सोलो परफॉर्मेंस करते हैं वो क्या है, सिर्फ बोलते ही है ना। अगर आपका बोलना सही है, उसके पॉजेस सही हैं, उसको आपने अच्छे से समझा है और उसमें आप बहुत ही सहज होकर अभिनय कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप दर्शकों से नहीं जुड़ सकते हैं। दर्शक ज़रूर जुड़ जाते हैं। और अखिल मिश्रा यही हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि थिएटर बगैर स्पीच के नहीं है। वो हर बार मुझे अंदर, जैसे कह लीजिए, उन्होंने इंजेक्ट किया है कि स्पीच क्या होती है। मैं कह सकता हूँ कि आज जो कुछ भी थिएटर पर, मंच पर मैं कर पा रहा हूँ,
ये सारी की सारी अखिल मिश्रा जी की देन है और उस एक था कथा की उस ट्रेनिंग की देन है जो मुझे उनसे मिली थी। बिकॉज वो मैं अभी भी अपने एक्टर्स को बोलता रहता हूँ ये बात कि पढ़िए, नाटक पढ़िए, एक बार नहीं 100 बार पढ़िए। और एक था कथा एक ऐसा चैलेंजिंग नाटक था कि जहाँ अगर आपने उसकी ह्यूमर को खुद नहीं समझा है, बहुत डीप ह्यूमर है उसका और सटायर में है, अगर आपने खुद नहीं समझा है तो आप दर्शकों को नहीं बांध सकते, समझा नहीं सकते। अखिल मिश्रा ने पूरे टाइम सिर्फ यही कहा, बैठो, बोलो, बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। और जब उनके कान को ये लगता था कि आप सुर सही है, तब वो अगला संवाद बुलवाने के लिए बढ़ते थे जी। तो आई वॉज, जैसे कह लीजिए, अनफॉर्चुनेट और लकी कि मुझे पहला डायरेक्टर इतना अच्छा मिला। वाह। और इसी आपकी कड़ी मेहनत की वजह से ये नाटक बहुत बहुत मशहूर भी हुआ और बहुत ही ज़्यादा इसका नाम हुआ यात्री थिएटर जी ग्रुप जी, का। हम लोगों ने करीब इसके 150 शो किए होंगे जी। और बहुत सारे कलाकार इसमें गाए बगाए आते रहे, जाते रहे। बट मैंने ये महसूस किया एक चीज़ और कि जब आपका नाटक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है कंटेंट वाइज या उसका जो फ्रेमवर्क है, स्ट्रक्चर है, वो अच्छा होता है, तो कलाकार बदलते रहें लेकिन नाटक को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। नाटक अपनी रफ्तार पकड़े होता है। जी। एक तगादा ने हमें बहुत कुछ दिया है और पहले नाटक होने की वजह से मुझे लगता है कि देश के हर रंगकर्मी को इस नाटक को पढ़ना चाहिए, इसकी स्पीचेस, इसकी सोलोलॉजी या जो इसमें संवाद हैं उनको समझना चाहिए, जिससे उनका ज्ञान बढ़ेगा और सेंस ऑफ स्पीच बढ़ेगा उनका। जी। और दर्शकों को बता दें कि ये जो नाटक है इसका एक छोटा सा हिस्सा गुलजार साहब ने अपनी एक पिक्चर में भी डाला है, तो सर आप उसके बारे में भी कुछ बताइए। हाँ, ये ऐसे है कि दिनेश ठाकुर जी हम लोगों का नाटक देखने आए थे और उन्हें बहुत अच्छा लगा वो नाटक। वो नाटक देखने के बाद उन्होंने शायद गुलजार साहब से कहा कि नए टीम है और नए लोगों ने बहुत अच्छा नाटक किया है, तो गुलजार साहब को लेके आए और गुलजार साहब ने नाटक देखा और देखते ही फिर हम लोगों से मिले और हमसे ये कहा कि जब भी मौका मिलेगा तो इस नाटक के कुछ दृश्य मैं अपनी किसी न किसी फिल्म में डालूंगा। और कई सालों के बाद, हम तो भूल भी गए इस बात को, कई सालों के बाद अचानक उनका मैसेज आया कि आके मिलो। तो मैं और लिलीपुट जी जो उस वक्त उसमें काम कर रहे थे, हम लोग उनसे बंगलों पे मिलने गए पाली हिल। तो उन्होंने कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ लिबास, जिसमें नसरुद्दीन शाह साहब एक थिएटर डायरेक्टर का रोल कर रहे हैं और जो थिएटर में वो प्ले डायरेक्ट कर रहे हैं वो यही प्ले होगा जिसके कुछ अंश में शूट करूँगा। तो शरद जोशी जी से परमिशन ली गई, वो मौजूद थे वहाँ शूटिंग पर। रंग मंदिर जो इन दिनों फिर से तब्दील हो गया, उन दिनों ओपन एयर थिएटर हुआ करता था, वहाँ उसकी शूटिंग हुई और वो फिल्म का हिस्सा हो गया नाटक। वाह, तो एक तरह से अमर हो गया। एक तगादा अमर है और अमर ही रहेगा। जी जी। क्योंकि इसकी जो इसको जिसने भी जहाँ भी खेला है वो समझ सकते हैं उस नाटक में कितनी ताकत है। जी। और ये एक ऐसा नाटक है जो एक बहुत ही करारा व्यंग करता है। जी जी जी। तो क्या आप उसके बारे में दर्शकों को बताएंगे, थोड़ी परिभाषा बांधिए। दरअसल ये एक बिगड़ैल शासक की कहानी है जो किसी भी तरह अपनी मशहूरी चाहता है और इतनी मशहूरी चाहता है कि जन जन उसके गुणगान गाए और वो सत्ता, अपनी जो सत्ता की जो भूख होती है, वैसा वो नवाब है। तो जब कहीं उसको अपनी सत्ता किसी वजह से हिलती हुई नजर आती है तो वो उसको बचाने के लिए किसी हद तक भी जाता है। और दुनिया में जितने भी क्रूर शासक हुए हैं उन्होंने अपनी गद्दी को बचाने के लिए न जाने कितनी बार क्या क्या किया है। ये सब इस नाटक का हिस्सा है और इसी पर तंज है ये जी। कि शासक जब अपनी गद्दी को कहीं से भी हिलता हुआ देखता है तो फिर वो ये नहीं सोचता कि कौन उसका रिश्तेदार है, कौन दोस्त है, कौन क्या है, उसके आगे आड़े जो भी आता है उसको हटाता चला जाता है। यही इसकी मेन, जैसे कह लीजिए, ताकत है नाटक की और यही इस नाटक में सब कुछ बताया गया है।
और आपने हमें इस नाटक में जो भी दिक्कतें आई उसके बारे में तो बताया, बट जो जो ऊंचाइयां छुई उसके बारे में थोड़ा और बताइए। 10-12 शो के बाद अखिल मिश्रा जी ने मुझसे एक बार ये कहा कि ओम, अभी ये लगता है कि नहीं, नाटक के दर्शक कम हो रहे हैं, अब चलेगा नहीं ये। बट मैंने कहा कि नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि ऑडियंस कम ज़्यादा होती रहती है, नाटक चलेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि तो तुम इसको कंटिन्यू करो, मैं विड्रॉ करता हूँ। तो उन्होंने फिर अपना कुछ दूसरा शुरू किया एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मुझे ऐसा लग रहा था कि नाटक ज़रूर लोगों को पसंद आएगा। और 15 शो के बाद, थोड़े बहुत कम दर्शकों के बाद, नाटक फिर से जब चलना शुरू हुआ तो मुझे याद है कि ये लगातार उसके शोज़ हाउसफुल हो रहे थे एंड चैलेंजेस तो थे ही, बिकॉज हर बार कास्ट में 20 लोगों की कास्ट को संभालना मुश्किल था। हर बार कोई ना कोई चला जाता था, लेकिन बहुत सारे लोग फिर आ जाते थे। सो कहने का मतलब ये है कि इसकी सफलता जो है ना, वो ऐसी ऊंचाइयां उसने छुई हैं कि आज भी कभी कभार दर्शक मिल जाते हैं और वो कहते हैं मुझे आपका वो याद है, एक था अभी भी जी, तो आप कब करेंगे इसको। तो इससे पता चलता है कि नाटक में कितनी ताकत होती है कि 20-20, 10-10 साल भी नाटक बंद होने के बाद कभी दर्शक मिल जाते हैं और वो कहते हैं कि हमने आपका वो प्ले देखा था। जी। और थिएटर एक ऐसी चीज़ है जो दर्शक को निर्देशक के साथ इतनी मजबूत जोड़ में जोड़े रहती है। मैं आपको बता दूं कि जहां हम शूट कर रहे हैं वो स्टूडियो के जो मालिक हैं, उन्होंने इस नाटक की सबसे पहली टिकट खरीदी थी। तो ओम जी, आप थोड़ा उसके बारे में कुछ बताइए। अरविंद सिन्हा हमारे 45 साल पुराने दोस्त हैं और एक कैमरा जो है ना, जो मुझे शूट कर रहा है, उसके पीछे वो बैठे हुए हैं। और वो पहली बार जब हमने नाटक का टिकट बेचना शुरू किया तो पहला टिकट उन्होंने ख़रीदा था इसका, एक था का, मुझे याद है। तो ये बस कितने का टिकट था? मुझे लगता है 5 या 10 रुपए का टिकट होगा। वैसे ही मैं आपको बताऊं कि एक हमारे एक्टर हैं जो इस एक था में काम करते थे, सुरेंद्र पाल सिंह, जिन्होंने द्रोणाचार्य किया था महाभारत में। उन्होंने इसमें सूत्रधार का रोल किया था पहली बार, और उनको थिएटर से 10 रुपये पेमेंट जब शुरू हुआ, शायद इसी नाटक से शुरू हुआ था, तो वो ये कहते हैं, वो मुझे मिले थे एक बार, कि वो 10 रुपये उन्होंने फ्रेम करा के रखे हैं। तो ये जो सब चीज़ें नाटक की से जुड़ती हैं, ये इमोशंस, ये कहीं और किसी फील्ड में मुझे नहीं लगता मिलेंगे आपको। जी जी। और आपका तो पहला नाटक था, तो जी। आपके थिएटर ग्रुप का भी सबसे पहला मंचन ये हुआ। आपकी क्या यादें हैं एक्टर्स के साथ जिनको आपने पहली बार एक टीम के साथ काम करते हुए देखा? अनगिनत यादें हैं। बहुत सारे एक्टर इसमें बहुत अच्छे रोल कर रहे थे, फिर चले गए छोड़ के, दूसरे एक्टर आ गए। सो एक था एक ऐसा नाटक है कि जिसके बारे में हम घंटों महीनों बात कर सकते हैं। और आपने इसमें नवाब का रोल जी, किया जी। है, बहुत ही विचित्र और बहुत ही पावरफुल रोल इन्होंने किया। तो आपको अपने कैरेक्टर के बारे में सबसे अच्छा क्या लगा? वो उस कैरेक्टर के बारे में यही कहूँगा कि पहला रोल था मेरे लिए इतना बड़ा, इतना चैलेंजिंग, और इतने सारे संवाद मुझे बोलने थे कि वो संवाद बोल के अखिल मिश्रा ने इतना से घरे पूरे सिस्टम में बिठा दिए थे कि आज भी 20-40 साल के बाद भी मुझे उसके संवाद याद है। अच्छा, चलिए, अगर आपको संवाद याद है तो अपना कोई फेवरेट संवाद हमें सुनाइए। याद है, उसमें एक सीन है जिसमें मेरे जो चिंतक हैं, जो सोचने वाले हैं, या जो कह लीजिए चमचे हैं, वो सब जमा हैं, और मैं आता हूँ और उनको एक संवाद बोलता हूँ। दरबार लगा हुआ है और मैं आके बैठता हूँ। पूरा संवाद बैठे बैठे था कि कहना ना होगा, ना कहा जाए तो कहा जाएगा कि मैंने कहा नहीं, क्योंकि कहने वाले तो कहते ही हैं, और जो नहीं कहना चाहता वो क्यों कर कहेगा। कि हमने किए हैं जो काम ज़्यादा ही कई बातों से जो हमने किए, जो कि हमारी मजबूरी थी, जैसा कि आप जानते हैं और जानना चाहिए आपको। जैसे जेल की दीवार को 2-2 मीटर ऊपर उठाया जाना, आपने देखा होगा। हमारा फर्ज था आपका कि आप देखें कि जेल की दीवारें 2-2 मीटर ऊपर उठी। ये काम इस मुल्क के इतिहास में पहली बार हुआ है। इससे पहले
2 मीटर नीचे थी। इसके पीछे एक मकसद था हमारा, जो अक्सर रहता है हमारे नेक कामों के पीछे, कि काम मिले मुल्क के ठेकेदारों को, दूसरों बहादुर चोर डाकू खूनियों को जेल की दीवारें फांदते हैं। हमने उनके सामने चुनौती खड़ी की, चुनौती नहीं, हमें उम्मीद है पूरी कि उसे महसूस करेंगे। क्योंकि मेहनत और लगन से इंसान आगे बढ़ता है, मुल्क आगे बढ़ता है, और दोनों ही आगे बढ़ जाए तो कोई हर्ज नहीं। ये हुई जिस्म और सेहत से ताल्लुक़ रखने वाली बातें। अब हम उन रूहानी बातों का जिक्र भी करेंगे, क्योंकि हमने अपने चंद सोचने समझने वालों को अपने नौकर रखा है, जो कि हमारी ख़ास निगरानी में सोच समझ रहे हैं, जिससे मुल्क को फ़ायदे हुए। ख़ासकर औरतों को लेके जो नज़रिए और ख़यालात पेश किए गए, उससे ज़ाती तौर पर हमें और मुल्क को फ़ायदे हुए। ये काम आगे बढ़े, इसमें मदद पूरी मिलेगी अगर मांगी जाए तो। इसके बाद हमारी कुछ फ़िक्रें हैं मुल्क को लेकर, क्योंकि बावजूद इन हम कामों के हमारे मुल्क की तस्वीर, हमारी सरकार की तस्वीर, वो अक्स जो रहना चाहिए प्रजा के दिल में, उतना चमकदार नहीं है जैसा कि होना चाहिए, जैसे बर्तन या दीगर मुल्कों में। ऐसे ही कुछ संवाद थे। That's amazing, amazing. और यू नो ये ओम जी, जो हम जेल की दीवारों की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये लाइसेंस राज जो उस टाइम पे होता था उसके बारे में था। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जब आपने ये पहली बार पंक्तियां सुनी, आपको क्या दिमाग में आया? कुछ नहीं, मतलब आप देखिए कि कितनी एक सनकी आदमी क्या बोल रहा है कि जेल की दीवारें फांदने के लिए वो तारीफ़ कर रहा है चोर चक्कों की। हमें उम्मीद है पूरी इसकी महसूस करेंगे और फांदने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेहनत और लगन से इंसान आगे बढ़ता है, मुल्क आगे बढ़ता है, और दोनों ही आगे बढ़ जाए तो कोई हर्ज नहीं। तो मतलब चोर चक्के दीवार फांद रहे हैं, ये मुल्क की कह लीजिए कि मुल्क के लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये जो सटायर है, आई थिंक शरद जोशी जी जो है उन्होंने पूरे जीवन में व्यंग लिखा है, और व्यंग में ही उनका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे नाम है। नवभारत टाइम्स में एक प्रतिदिन छपता था, जिसमें रोज के रोज देश में क्या हो रहा है उसके ऊपर वो व्यंग लिखते थे, और बहुत सारा ऐसा तंज होता था। वो मतलब पहले जैसे कह लीजिए बेबाक राइटर थे, जिन्होंने कभी भी किसी भी आदमी से उनको डर नहीं था कि मैं इस पे लिख रहा हूं तो बस वही खास बात थी। बिकॉज इस शो में हम किसी का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने किसी भी व्यक्ति पर ऐसा नहीं हो कि तंज ना किया हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो कलाकार हो, या समाज में कुछ घट रहा हो, दुर्घटना घटी हो, हर चीज़ का उन्होंने तंज किया। और उनके बहुत सारे छोटे छोटे जो लेख हैं उन पर भी हम लोगों ने बहुत सारी बार नाटक खेला है। जैसे उन्होंने एक लाइन लिखी थी, उनकी एक लाइन, एक ऑफिसर नाम का एक लेख मैंने पढ़ा था, उसमें एक लाइन थी उनकी, अफसर की अगाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी से बचना चाहिए। ठीक है, ये लाइन है क्या है, अफसर की अगाड़ी के, अफसर के आगे आप नहीं चलते, घोड़े की पिछाड़ी की, घोड़े लात मार देता है। लेकिन पुराने जमाने में जब अफसर घोड़े पे बैठता होगा तब आदमी क्या करता होगा? ऐसा उनका सोच। ओलंपिक के लिए उन्होंने लिखा था कि हम ये हमारी परंपरा ये है, इसीलिए हम ओलंपिक जाके जीत के नहीं आते कि पहले आप। तो वो जो है ना, वो यही सारी चीजें एक था में बहुत सारी जगह आपको मिलेंगी। जी जी जी। और आपने तो उसके हर एक व्यंग को बहुत ही अच्छी तरह से निचोड़ के यू नो ऑडियंस को दिया है। हाँ। और मैं तो उम्मीद करूंगी कि इसका और भी आगे भी मंचन हो। उसके क्या विचार है? एक्चुअली बड़ा नाटक है ये, क्योंकि म्यूजिक और कास्ट को मिला के करीब 20-22 लोग इसमें हो जाते हैं। तो देखिए, अगर मौका मिलेगा तो पहले नाटक से ये, जैसे फर्स्ट लव इज ए फर्स्ट लव, सो एक तरह विल बी ऑलवेज ए फर्स्ट लव, एंड जब भी मौका मिलेगा मैं इसको करूँगा, और देखिए आगे कैसा होता है। जी, तो आपने सुना कि यात्री के सबसे पहले नाटक की क्या कहानी थी। एक था गधा, जो शरद जोशी द्वारा लिखित था, और कैसे ओम कटारे जी के यात्री थिएटर ने उसको कई साल खेला है, पृथ्वी की स्टेज पे हो या कोई और भी बड़े स्टेज पे, कहाँ ये नाटक नहीं खेला गया है। तो अगले एपिसोड में हम आपसे फिर बात करेंगे यात्री के एक और बहुत ही सफल नाटक की। देखते रहिए यात्री का YouTube पेज, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और जाने से पहले ओम कटारे जी की ये 2 बातें सुन लीजिए। जैसा आपको कहा पता है कि ये हम फ्लैशबैक यात्री पलट रहा है अपने नाटकों के इतिहास के पन्ने। इतिहास के पन्ने पलटने के पीछे मतलब ये है कि नाटक कोई भी हो, चाहे वो एक था गधा हो चाहे दूसरा नाटक हो, नाटक बहुत चैलेंजिंग चीज़ है, क्योंकि नाटक की शुरुआत सिर्फ उस नाटककार के लिखने से शुरू ज़रूर होती है, बट जब वो मंच पर आता है तो कितने सारे लोगों से जूझते हुए सबको एक मत करना और सबको एक मत करके एक छत के नीचे लाना और समझाना इस नाटक का मकसद क्या है। ये जो चैलेंज है, ये चैलेंजिंग ज़रूर है थिएटर, बट इसकी खूबसूरती यही है सब चैलेंजेस के बाद भी जो सुकून थिएटर में मिलता है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में रंगमंच करने वाले को वो सुकून कहीं और मिलेगा। तो थिएटर देखते रहिए, थिएटर कीजिए, थिएटर नहीं करते हैं तो थिएटर ज्वाइन कीजिए। नमस्कार।